हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। हम राष्ट्रीय आय के माप से संबंधित धारणाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय को मापने की मुख्यतः 3 विधि है: उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो लास्ट वाले जो वीडियो थे उनमें हमने उत्पाद विधि और आय विधि के बारे में डिटेल में अध्ययन देख लिया था। फिर हमने उत्पाद विधि से संबंधित क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो हमने देख ली थी। फिर हमने आय विधि के बारे में देखा था, और आय विधि में हमने देखा था कि इसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्राचलन, अधिशेष और मिश्रित आय को शामिल किया जाता है, और इन तीनों के योग को ही आय विधि से, इन तीनों के योग से ही हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, प्राचलन, अधिशेष या ऑपरेटिंग सरप्लस में किन किन मदों को शामिल किया जाता है। इसमें हमने देखा था लगान को, ब्याज को, लाभ को शामिल किया जाता है। फिर हमने देखा था कि लाभ को भी हम 3 तरीके से बांट सकते हैं, जिसमें हमने देखा था लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ के रूप में हम लाभ को बांट सकते हैं। फिर हमने देखा था कि मिक्स्ड इनकम क्या होती है और राष्ट्रीय आय किस तरीके से निकाली जा सकती है आय विधि के द्वारा। फिर हमने आय विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो, और उससे जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में भी हमने डिटेल में देख लिया था। फिर हमने देखा था कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं, उसके बारे में भी हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इसके नाम से दिख रहा है कि जब व्यक्ति या सेवाएं किसी चीज़ पर कोई चीज़ व्यय कर रहे हैं और उस व्यय के आधार पर हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे हैं। व्यय का मतलब खर्च करना होता है। तो इसकी अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए जो व्यय किया जाता है, उस व्यय से हम राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं, क्योंकि अंतिम व्यय में उपभोग तथा निवेश शामिल किया जाता है। यह आप याद रखिएगा, जो भी हम अंतिम व्यय में करते हैं तो उसमें हम उपभोग और निवेश को सम्मिलित किया जाता है। इस कारण इसे उपभोग तथा निवेश विधि भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमने अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर जो व्यय की बात करी है या अंतिम व्यय की बात करी है, तो अंतिम व्यय को भी 4 तरीके से बांटा जा सकता है, जिसमें पहला आता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय, दूसरा आता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, तीसरा आता है निवेश व्यय और चौथा आता है शुद्ध निर्यात। जो निजी अंतिम उपभोग व्यय है उसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो खुद के ऊपर खर्च कर रहा है वो क्या कहलाता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय वो है कि जो गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटीज के रूप में जो खर्च करती है, वो गवर्नमेंट द्वारा जो व्यय किया जाता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। निवेश व्यय ये होता है कि कोई भी प्राइवेट फर्म है जो निवेश करती है, जो अपनी फैक्ट्रीज वगैरह स्थापित करने के लिए जो भी निवेश कर रही है, वो निवेश व्यय के अंतर्गत शामिल आता है, जिससे कि उनको कोई प्रॉफिट मिल सके। निवेश आदमी कभी करेगा जब उसको कुछ उससे दोबारा रिटर्न मिल सके। जब ये सोच के निवेश करते हैं तो वो निवेश व्यय कहलाता है। और जो शुद्ध निर्यात है, ये आयात और निर्यात के अंतर को शुद्ध निर्यात कहा जाता है। यहाँ एक्स का मतलब निर्यात है, माइनस का मतलब माइनस हो गया, और एन का मतलब आयात हो गया। जब निर्यात में से हम आयात को घटा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, शुद्ध निर्यात। कि हमने बाहर किसी देश में कोई वस्तु भेजी और बाहर देश से कोई वस्तु मंगाई, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, शुद्ध निर्यात। तो अंतिम उपभोग व्यय को 4 रूप में हमने देखा, बांट दिया: निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निवेश व्यय और शुद्ध निर्यात। और जब इन चारों को जोड़ा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, घरेलू आय। चलो अब इसके बारे में हम देखते हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय, इससे अभिप्राय व्यक्ति, परिवार तथा गैर लाभ वाली निजी संस्थाओं या सेवा संस्थाओं द्वारा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर वैसे, मतलब जब कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई परिवार कर रहा है, या कोई ऐसी संस्था कर रही है जो बिना लाभ के उद्देश्य से व्यय कर रही है, तो जो इनके द्वारा जो वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय किया जाता है उसे
निजी अंतिम उपभोग व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसको हम सी से दिखाते हैं। सी का मतलब क्या होता है? उपभोग व्यय, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं वैसे तो सी का मतलब यहाँ कंजप्शन होता है। निजी अंतिम उपभोग व्यय को हमने किससे दिखा है? सी से, जिसका मीन्स है कंजप्शन। और इसके अंतर्गत 3 सेवाओं को हम शामिल किया करते हैं। पहला आ गया उपभोक्ता सेवाएं, दूसरा आ गया गैर टिकाऊ उपभोक्ता सेवाएं या वस्तुएं, और तीसरा आ गया टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। उपभोक्ता सेवाएं वो हो गई जो उपभोक्ताओं को जो सेवाएं दी जाती हैं। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती है? जो कुछ टाइम के लिए उपभोक्ताओं द्वारा यूज की जाती है, फिर बाद में टूट फूट जाती है, खराब हो सकती है। और टिकाऊ वस्तुएं जो लंबे टाइम तक टिक सकती हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इससे अभिप्राय सरकार द्वारा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय से है। जैसे सेना द्वारा उपभोग के लिए वस्तुओं की खरीद पर व्यय, जब सरकार द्वारा कोई एक्सपेंडिचर किया जा रहा है या खर्च किया जा रहा है तो उसे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है। तीसरा आता है निवेश व्यय। इसको हम आई से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। जो होता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, इसको दिखाते हैं जी से। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो निवेश व्यय से जो अभिप्राय है, इससे अभिप्राय यह है कि उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं के खरीद पर किए गए व्यय से है। इन वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में आगे प्रयोग किया जाता है। कि जो भी उसने निवेश करा है या जो भी उसने अंतिम वस्तु त्योहारों पर जो भी खर्च किया है, उनका आगे हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। और इसको भी, निवेश को भी हमने कुछ इस तरीके से बांट सकते हैं कि पहला इसमें होता है स्थायी निवेश और दूसरा होता है माल सूची निवेश। इसको भी हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, स्थायी निवेश और माल सूची निवेश। तो जो स्थायी निवेश है उससे अभिप्राय है कि उत्पादकों द्वारा प्लॉट पर, मशीनरी पर, जैसे जो भी हमारी स्थायी परिसंपत्ति होती है उस पर जो व्यय किया जाता है उसको हम क्या कहलाते हैं? स्थायी निवेश कहते हैं। और स्थायी निवेश के भी 3 पार्ट हैं कि पहला है व्यावसायिक स्थायी निवेश, जो व्यवसाय के रूप में किया जाता है। दूसरा है परिवार द्वारा रिहायशी मकानों पर किया गया है स्थायी निवेश, कि हम कोई भी हमारे रहने के लिए जो मकान बनाते हैं उस पर हम जो निवेश करते हैं वो भी एक तरीके से स्थायी निवेश ही है। तीसरा है सार्वजनिक स्थायी निवेश, या सरकार द्वारा किया गया स्थायी निवेश, कि कई बार सरकार द्वारा भी कुछ इस तरीके का निवेश किया जाता है, जैसे पुल बना दिया गया, ये सरकार के स्थायी निवेश होते हैं। तो स्थायी निवेश हमने देखा कि निवेश 2 प्रकार का, स्थायी निवेश और माल सूची निवेश। और स्थायी निवेश में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है? व्यावसायिक स्थायी निवेश को शामिल कर रहे हैं, परिवार द्वारा जो स्थायी निवेश है उसको शामिल कर रहे हैं, और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट द्वारा जो निवेश किया जा रहा है उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। दूसरा आता है माल सूची निवेश या इन्वेंट्री निवेश। इसका संबंध वर्ष के दौरान स्टॉक में परिवर्तन से है, कि एक वर्ष के दौरान जो भी फैक्ट्री में जो स्टॉक है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। इसका अनुमान वर्ष के अंतिम स्टॉक तथा प्रारंभिक स्टॉक के अंतर द्वारा लगाया जा सकता है, कि वर्ष के स्टार्टिंग में क्या स्टॉक था और आखिरी में क्या स्टॉक है। अगर हम इन दोनों का अंतर कर लें तो हमें माल सूची निवेश का पता लग सकता है। चौथा था हमारा शुद्ध निर्यात। हमने देखा था कि इसमें 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है: निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निवेश व्यय और शुद्ध निर्यात। तो इन 3 के बारे में तो हमने देख लिया कि निजी अंतिम उपभोग व्यय से क्या मतलब है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय से क्या मतलब है, निवेश व्यय से क्या मतलब है। अब हम देख रहे थे शुद्ध निर्यात। तो शुद्ध निर्यात के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो आयात और निर्यात का जो अंतर होता है उसको क्या कहलाता है? शुद्ध निर्यात कहलाता है। और अगर डेफिनेशन के रूप में हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं शुद्ध निर्यातों से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में किसी देश द्वारा शेष विश्व को किए गए निर्यात तथा शेष विश्व से किए गए आयातों का अंतर है। या हम ये भी कह सकते हैं निर्यात में से अगर हम आयात को घटा दें तो हमें शुद्ध निर्यात प्राप्त होता है। और अगर हम इन चारों को जोड़ देते हैं, कंजप्शन को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, इन्वेस्टमेंट को और जो नेट एक्सपोर्ट है, इन सबको जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे हमें प्राप्त हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा। और जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है।
जब हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त होता है, चलो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आप निकाल ही सकते हैं। तो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा दें तो हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है, और एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें और सब्सिडी जोड़ दें तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है। इसको ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। वे विधि से संबंधित कुछ सावधानियां है, वैसे तो तीनों की जो सावधानियां एक जैसी सी हैं, आप देख लेना कि जो इसकी पहली सावधानी है वह है कि अंतिम व्यय को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु तथा सेवाओं पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं किया जाता। दूसरा है पुरानी वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय कुल व्यय को शामिल नहीं किया जाता। तीसरा है शेयर तथा बॉन्डों पर किया गया व्यय भी कुल व्यय में शामिल नहीं किया जाता। फोर्थ है सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान पर किया गया व्यय भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। फिफ्थ है स्वयं उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं पर होने वाले व्यय के अनुमानित मूल्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। और सिक्स्थ है जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनके अनुमानित किराए को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो आप देख लेना कि किन किन चीज़ों को शामिल किया जा रहा है, किन किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जा रहा। अगर आय मेथड है तो आय आ जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड है तो एक्सपेंडिचर आ जाता है, उत्पाद विधि है तो उत्पाद आ जाता है। बाकी इनमें जो सावधानी है वो एक जैसी से आप याद कर लीजिएगा। अब जो हमारा राष्ट्रीय आय में ही अगला टॉपिक आता है वो आता है कि जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है, आप सभी देखते हैं कि कई बार स्थिर कीमतों पर किया जाता है, कई बार प्रचलित कीमतों पर किया जाता है। तो जो राष्ट्रीय आय का जो भी आकलन है वो दो प्रकार से इसकी गणना की जाती है, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। वैसे पुराने वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि स्थिर कीमत का मतलब क्या है और प्रचलित कीमत का मतलब क्या है। जो प्रचलित कीमत या चालू कीमत है उससे अभिप्राय ये होता है कि वर्तमान में किसी वस्तु की क्या कीमत है, उसके आधार पर जब हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो वह चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। कि जैसे 2020 में किसी वस्तु की क्या कीमत है, अगर उस 2020 की कीमत के आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं तो वह क्या कहलाएगी, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। और जो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं y इजिकल टू क्यू इंटू पी। वाई का मतलब तो क्या है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। इसको अगर हम निकालना है तो हम क्या करेंगे, चालू वर्ष का उत्पादन मल्टीप्लाई बाय चालू वर्ष की कीमत है, कि कितना उत्पादन हुआ और कितनी कीमत है। अगर इन दोनों को आपस में हम गुणा कर देते हैं वर्तमान वर्ष की, तो हमें चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान प्राप्त हो जाता है। और जो चालू कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय है उसको नॉमिनल इनकम और मनी इनकम और मार्केट प्राइस तीनों ही कह सकते हैं, या नामित आय कह दीजिए, मौद्रिक आय कह दीजिए, बाजार कीमत कह दीजिए, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। कई बार सरकार क्या करती है कि अगर हमें किसी वस्तु की कीमत का आकलन करनी है वह एक स्थिर वर्ष निर्धारित कर देती है, कोई ऐसा वर्ष जिसमें कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुए हों, जिससे कि कई बार हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं तो उस पर मंदी का प्रभाव नहीं पड़े, तेजी का प्रभाव नहीं पड़े, और जो हमारा राष्ट्रीय आय का अनुमान है वो एक सही सा निकल के आ जाए। जैसे वर्तमान में जो आधार वर्ष चल रहा है वो 2011-12 चल रहा है। कई बार जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वो 2011-12 की कीमतों के आधार पर किया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत 2011-12 में क्या थी। और इसका आकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो चालू वर्ष की जो उत्पादन है उसको जो आधार वर्ष की कीमत से गुणा कर देते हैं, तो हमें आधार वर्ष पर राष्ट्रीय आय या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। यहाँ हमारा राष्ट्रीय आय का टॉपिक खत्म हो जाता है। इसको आप ढंग से पढ़ लेना, और इसके रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।